गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 66वीं से 39वीं तक मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें ये चार चार टॉपिक में दिया हुआ है, जिसमें कल सिलेबस में बता दिया गया है। जिसमें पहला टॉपिक है क्लास एवं संस्कृति। चलिए देखते हैं। बीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर फर्स्ट सेक्शन 1 भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है फर्स्ट क्लास एवं संस्कृति, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि कल के सिलेबस में दिया गया है, वो आप बढ़िया से देख लीजिएगा। हम फर्स्ट आज कला एवं संस्कृति से देखते हैं 66वीं से लेकर 39वीं तक का क्वेश्चन विथ आंसर। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली का डेली आपको ये वीडियो अपलोड होगा और कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में ये कला एवं संस्कृति का 66वीं से लेकर 39वीं तक का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। तो देखते हैं कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये 38 नंबर का आपका क्वेश्चन 66वीं में आया था, जो कि लगभग 2500 से 2000 शब्दों में है। तो देखते हैं उत्तर। पटना कलम चित्रकला की एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली है। इसका विकास प्रमुखतः 18वीं शताब्दी के मध्य 1750 ईस्वी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 1925 ईस्वी तक बहुत ज़्यादा हुआ। चूँकि मुगल काल में शाही दरबार का कला एवं संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, परंतु साम्राज्य के पतनोन्मुखी होने के साथ ही कलाकार विकेंद्रित होने लगे एवं कला के अनेक क्षेत्रीय केंद्र एवं शैली का उदय हुआ। औरंगजेब द्वारा कला को राजकीय संरक्षण न देने की नीति तथा कमजोर होते मुगल साम्राज्य ने मुगल कलाकारों को मुगल दरबार से दूर दराज के इलाकों में जाकर बसने को विवश कर दिया। ऐसे ही एक कलाकारों का दल मुर्शिदाबाद जाकर बसा। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा कला संबंधी पाबंदियों के कारण इन कलाकारों को पुनः विवश होकर मुर्शिदाबाद छोड़ना पड़ा। इन्हीं कलाकारों के कुछ समूह विकार के पटना एवं पूर्णिया आदि शहरों में आकर बसे। इसी क्रम में मुगलों की शाही शैली एवं तत्कालीन ब्रिटिश शैली की विशेषताओं से युक्त एक नवीन पटना शैली अथवा पटना कलम का उदय हुआ। इस शैली का प्रमुख क्षेत्र पटना का लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मछरहट्टा तथा आरा एवं दानापुरा है। इस शैली का प्रमुख क्षेत्र पटना का लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मछरहट्टा तथा आरा एवं दानापुरा है। यह शैली अधिकतर कागज एवं हाथी दांत पर बनाए जाने वाले लघु चित्रों की श्रेणी में आते। इस शैली के चित्रकारों द्वारा विषय का चुनाव दैनिक जीवन के दृश्यों एवं जनसाधारण से किया गया, जो मुगल काल के बाद के बुद्धिजीवियों या कलाकारों की सोच को दर्शाता है। इसके पहले मुगल काल के चित्रकारी में ईरानी शैली से प्रभावित बादशाहों अथवा शासकों की जीवन शैली से जुड़ा हुआ था। यह एक बदलाव का सूचक था। पटना कलम शैली बिहार के मधुबनी चित्रकारी से भी अंतर रखता है, जो महिलाओं की पूर्ण भूमिका वाली एक लोक कला एवं मूलतः धार्मिक चित्र शैली है। पटना कलम के चित्रों में लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती औरत, कहार, लोहार, सुनार, खेत जोतता किसान, साधु सन्यासी आदि के चित्र हैं। इनमें से अनेक चित्र पटना संग्रहालय से लाकर अब बिहार संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए। तस्वीरों को ब्रश से बनाया गया है, जिनमें हल्के पीले, गहरे लाल, नीले, भूरे रंगों का प्रयोग हुआ है। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में सेवक राम एवं हुलास लाल हैं। पटना कलम चित्र शैली में सबसे प्रमुख चित्रकारों में से सेवक राम एवं हुलास लाल हैं। इनके चित्रों में होली, दिवाली जैसे धार्मिक दृश्य दिखाए गए हैं। इन दिनों चित्रकारों के अलावा जयराम दास, शिवदयाल लाल आदि प्रमुख नाम भी इस चित्रकला से संबंध है। पटना कलम शैली पर एक और मुगल शैली का प्रभाव दिखता है, तो वही इस पर तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी असर झलकता है। लेकिन इस शैली को विशिष्ट बनाती है इसकी अपनी स्थानीय विशेषताएं, जो पटना कलम के चित्रों की रेखांकन, रंग भरने की विधि, रंगों के चुनाव आदि के साथ विषय वस्तु के चयन में भी सुस्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। पटना कलम की विशेषताएं। लघु चित्र शैली। पटना कलम की चित्र
चित्र प्रधानतः लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें अधिकांशतः कागज और कहीं कहीं हाथी दांतों पर उकेरा गया है। सामान्य जीवन की प्रधानता। बिहार विशेषकर पटना के सामान्य जनजीवन का चित्रांकन पटना शैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। विषय वस्तु के रूप में जीवन की आम घटनाओं का सजीव चित्रण उन घटनाओं को विशिष्टता देती है। वस्तुतः इसके द्वारा परंपरागत भारतीय चित्र शैली की भी अभिव्यक्ति हुई है। इसके चित्रों में श्रमिक वर्ग, कुम्हार, नौकरानी, भिस्ती आदि, दस्तकारी वर्ग में बढ़ई, लोहार, सुनार, रंगरेज आदि, तत्कालीन आवागमन के साधन जैसे पालकी, घोड़ा, हाथी, एक्का, बैलगाड़ी आदि का चित्रांकन हुआ है। इस तरह मदरसा, पाठशाला, दाह संस्कार, त्योहारों जैसे होली, दशहरा आदि एवं साधु संतों के चित्र भी बनाए गए हैं। बारीकी पूर्ण अलंकरण। पटना शैली के चित्रकारों को चित्रों की बारीकियों को गढ़ने और उसे उजागर करने में महारत हासिल थी। इस शैली की कलाकार के चित्र में किसी पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। रंगने की निजी शैली। रंगने की नितांत निजी शैली पटना कलम की खास विशेषता है। सादगी और समानुपातिक विन्यास इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इनमें चटक रंगों की जगह सौम्य और शांत रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। इस शैली में विषय वस्तु को पेंसिल या चारकोल से रेखांकित कर उन्हें रंगने की प्रक्रिया को सामान्यतः नहीं अपनाया गया। कलाकारों को अपने हाथों पर इतना अधिक नियंत्रण था कि तुलिका मतलब ब्रश एवं रंगों के सहारे ही रेखांकन का रंग भरा करते थे। चित्रकार विभिन्न छाह सेट्स के लाल रंग या लाख या लाह से सफ़ेद रंग, विशेष प्रकार की मिट्टी से काला रंग, कालिख अथवा जलाए गए हाथी दांत की राख से नीला रंग, नील से आसमानी रंग, लाजवर्द यानी लेपिस लेजुली नामक पत्थर एवं गेरुआ व पीला रंग एक विशेष प्रकार की स्थानीय मिट्टी से तैयार करते थे। नीला और पीला रंग मिश्रित करके हरा रंग बनाते थे। इसके अलावा सोने एवं चांदी के बरकों से क्रमशः सुनहरा एवं चांदी सा उजला रंग तैयार करते। महीन कामा के लिए कलाकार एक या दो वाले ब्रशों का प्रयोग करते थे। ये ब्रश गिलहरी की पूंछ के बालों से बनवाए जाते थे जो एक साथ मजबूत और मुलायम दोनों होते थे। लेकिन अनेक विशिष्टताओं एवं मौलिकता के बावजूद ये शैली अब प्राय लुप्त हो चुकी है। मुगल शैली से भिन्नता। उल्लेखनीय है कि ये मुगल शैली से प्रभावित होते हुए भी कई मामलों में जैसे विषय वस्तु, रंगों के उपयोग और छायांकन के तरीकों में यह मुगल शैली से अलग थी। मुगल शैली में जहां राजमहल से संबंधित विषय वस्तु होते थे, वहीं पटना कलम शैली से आम जीवन का विषय बनाया जाता था। इसका की टू रिमेंबर पटना कलम की जैसे विकास, मुगल काल के क्रम अवसान के क्रम में कैसे कैसे विकास हुआ है उसके बारे में लिखना है। क्षेत्र पटना, आरा, दानापुर। तीसरा प्रमुख चित्र लकड़ी काटता बढ़ई, मछली बेचती स्त्री, खेत जोतता किसान। प्रमुख कलाकार सेवक राम, हुलास लाल। मौलिकता मुगलों की शाही शैली, ईरानी प्रभाव एवं मधुबनी शैली से तुलनात्मक अंतर। ये तो लगभग 1500 से 200 शब्द 2000 शब्दों में इस क्वेश्चन का अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए और कुछ वर्ड शब्द को यहाँ से उठाकर अपने तरीके से लिखें। जैसे पटना कलम का जो की टू रिमेंबर है इसको अच्छा से याद करके और उसके बाद जैसे विकास कैसे हुआ है, क्षेत्र क्या है, प्रमुख चित्र क्या है, चौथा प्रमुख कलाकार कौन है, मौलिकता क्या है, इसके बारे में लिखा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2, पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। उत्तर देखते हैं। यह भी 38 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग 1500 से 2000 शब्दों में। उत्तर, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था जिसने बिहार में भी अपना शासन विस्तार किया। पालों के लंबे शासन के दौरान शांति
एवं समृद्धि बनी रहे, जिसके फलस्वरूप कला के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। पाल कला के अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिले हैं। भवन निर्माण कला। पालकालीन भवनें मुख्यतः ईंट पर आधारित थी। इसके साक्ष्य औदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रम विश्वविद्यालय महाविहार। पाल शासक गोपाल द्वारा औदंतपुरी में एक महाविहार एवं मठ बनवाया गया था, यद्यपि इसके अवशेष सुरक्षित नहीं है। नालंदा में मंदिर, स्तूप एवं विहार बनवाया गया। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया एवं उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी उसे दान में दी थी, तथा भागलपुर में भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कालांतर में नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। यहाँ ईंट निर्मित मंदिर की एवं स्तूप के अवशेष मिले हैं। इनमें पत्थर एवं मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियां हैं। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव ने पाल शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। मूर्तिकला। पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला की एक नई शैली का उदय। इसके प्रमुख प्रवर्तक धीमन एवं बितपाल थे, जो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। पालकालीन कांस्य मूर्तियां ढलवा किस्म की है। इसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा एवं तथा क्रुकिहार गया के निकट से प्राप्त हुए। यह मूर्तियां मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय तथा तारा की है। इनमें से कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। पाल युग की पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी है। सामान्यतः इन मूर्तियों में शरीर के अगले भाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है कि इनमें अलंकरण की प्रधानता है। इनमें बुद्ध, विष्णु की मूर्तियों की प्रधानता है। शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है। सभी मूर्तियां अत्यंत सुंदर कला अलंकार प्रधान एवं कला की परिपक्वता को दर्शाती हुई है। कलात्मक सुंदरता का एक अन्य उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया है। अंततः पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ साथ शासकों के रचनात्मक एवं कला के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है। बौद्ध धर्म से संबंध। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अतः इनके कला पर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इनकी कला शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। इस कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव सबसे अधिक रहा है, लेकिन हिंदू और जैन धर्म के प्रभाव भी दिखाई देते हैं। बिहार और बंगाल में मगध बंग शैली विकसित हुई, जिसे पाल सेन कला भी कहा जाता है। बिहार और बंगाल में पाल शासकों का दीर्घ काल तक शासन रहा था। उनके समय में नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी कलात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में खासे प्रसिद्ध है। इस समय बौद्ध कला की छठा हुआ मध्यम हो चली थी। फिर भी पाल शासकों ने स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्तिकला को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इसके उदाहरण आलोच्य पांडुलिपियों की चित्रकारियां, सरायल टीले के भित्ति चित्र हैं। ऐसा देखने में मिला है कि इस समय अजंता शैली में चित्र बनाए गए थे, जिसके सर्वोत्तम नमूने नेपाल के शाही दरबार, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, कला भवन काशी, महाराजा संग्रहालय बड़ौदा तथा बोस्टन संग्रहालय आदि अमेरिका में सुरक्षित है। पाल कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में निर्णायक देन राज तक्षक धीमान और उनके पुत्र बिटपाल की रही है, जिन्हें दो महान पाल शासकों धर्मपाल और देवपाल का संरक्षण प्राप्त था। नालंदा और क्रुकिहार से प्राप्त कांस्य प्रतिमाएं इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढाली जाती थी, लेकिन इनकी खास विशेषता यह है कि दोनों मूर्तियों का निर्माण एक शैली में हुआ। इसके अतिरिक्त फतेहपुर, अतिंचक और इमादपुर आदि से भी कुछ मूर्तियां कांसे के बने हुए स्तूपों के मॉडल और कुछ बर्तन प्राप्त हुए, जिसमें अधिकांश का संबंध बौद्ध धर्म से है। बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, तारा, जमला, हथग्रीव को इन मूर्तियों में दर्शाया गया है।
पत्थर की मूर्तियां भी अधिकतर बुद्ध एवं उनके विभिन्न रूपों की है, यथा मंजूश्री, अवलोकितेश्वर तथा बोधिसत्व आदि। इसमें बुद्ध के जीवन को जीवंत करने की कोशिश की गई है, जैसे उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम धर्मोपदेश की प्रस्तुति एवं निर्वाण आदि। इसके विष्णु की मूर्तियां। नालंदा में विभिन्न युगों में बने महाविहार, स्तूप और मंदिर देखे जा सकते हैं। भिक्षुओं को रहने के लिए एक आवास एक निश्चित योजना के आधार पर बने हुए हैं, जिसमें खुले आंगन के चारों ओर बरामदे हैं। इनके पीछे कमरे जहां भिक्षु रहा करते थे। इमारतें 2 मंजिला थी और इनमें सीढ़ियों की व्यवस्था थी। अंतिचक के स्थान से प्राप्त विक्रम विशिला महाविहार के अवशेष पालकालीन स्थापत्य की विशिष्टता की ओर स्पष्ट करते हैं। यहाँ से एक मंदिर और एक स्तूप के अवशेष मिले हैं, दोनों ही ईंट के बने हुए हैं। इनमें पत्थर और मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियां हैं। दीवारों के बाहरी हिस्से पर मिट्टी की तख्तियों से सजावट किया गया है। इन पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। की टू रिमेंबर, पालकालीन बने भवन, मूर्तियां अन्य कला शैलियों को स्मरणीय बनाए। बौद्ध धर्म प्रभावित कलाओं को स्मरण में देखें। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 64वीं में पूछा गया है 2019 में, जो कि 38 नंबर का है। ये भी 1500 से 200 शब्दों में लगभग है। तो चलिए देखते हैं। पहले की टू आंसर, मौर्य साम्राज्य में उपयोग किए गए कला के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए उनके विस्तार और प्रसार को दर्शाएं। मौर्य साम्राज्य में जो भी उसके कला के रूप में हुए हैं उसके विस्तार और प्रसार को दर्शाना है। भवन निर्माण कला में उनकी भव्यता एवं पारंगतता का उल्लेख करें। बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रसार के लिए सम्राट अशोक और प्रवर्तक मौर्य शासकों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का विश्लेषण करें। चलिए उत्तर देते हैं। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, जो भारत के अधिकांश भाग और उसके महाद्वीप के चारों ओर फैले हुए थे। इस अवधि में लकड़ी के उपयोग से लेकर पत्थर तक कला और वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। मौर्य कला को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, सिक्के और पेंटिंग आदि। भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ मौर्य काल से माना जा सकता है। इस काल में कला के मूलतः 2 रूप थे। एक सम्राट की प्रेरणा से युक्त राजकीय कला, जो चंद्रगुप्त के राजप्रसाद महल, अशोक स्तंभों, अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफाओं में दिखती है। अन्य दूसरा रूप लोक कला का था, जो दीदारगंज एवं बेसनगर की यक्षी में देखने को मिलती है। लोक कला की परंपरा प्राचीन काल से ही काष्ठ एवं मिट्टी में चली आई थी, जो अब पाषाण काल के माध्यम से अभिव्यक्त की जाने लगी है। राजकीय कला, चंद्रगुप्त का राजप्रसाद राजकीय कला का पहला उत्कृष्ट उदाहरण, जिसका वर्णन मेगास्थनीज एवं एरियन ने किया है। यह कुम्हार गांव पटना में खुदाई से अवशेष के रूप में प्राप्त हुई। इसकी विशेषता थी कि इसका फर्श एवं छत लकड़ी के थे एवं इसमें बलुआ पत्थर के 40 पॉलिशदार चमकदार पाषाण स्तंभों का प्रयोग हुआ था। फायान ने इसे देवों द्वारा निर्मित कहा है। मेगास्थनीज ने बताया कि पाटलिपुत्र नगर चारों ओर से लकड़ी के दीवारों से घिरा था, जिसके बीचों बीच में तीर चलाने के लिए छिद्र बने हुए थे। अशोक स्तंभ, ये मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ये बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। इन स्तंभ के मुख्यतः दो भाग हैं। पहला स्तंभ यष्टि या गाव दुम लाट एवं दूसरा शीर्ष भाग। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना हमारे देश का राजकीय चिन्ह सारनाथ का सिंह स्तंभ है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने अशोक स्तंभ पर ईरानी प्रभाव का भी उल्लेख किया है।
अशोक स्तंभों के कुछ उदाहरण हैं। लोरिया नंदगढ़, सांची, वैशाली, सारनाथ से हाथी स्तंभ, सांची से हाथी राजधानी, रामपुरवा से बुल राजधानी आदि। अशोक ने इन स्तंभों को बौद्ध धर्म का प्रतीक बनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया और सांची, भरूच एवं सारनाथ जैसे अनेक भव्य बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी कराया। अशोक ने चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया, जो एक नई शैली थी। गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कंदराओं का निर्माण आजीविकों के लिए कराया था। उसके पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुन पहाड़ियों में ऐसे ही कई गुफाओं का भी निर्माण करवाए। सिक्के, मौर्य के सिक्के ज़्यादातर चांदी के थे, कुछ तांबे के बने थे। ये पंचमार्क थे। उन्हें कर्णपनक के नाम से भी जाना जाता था। हाथी जैसे प्रतीक, रेलिंग में एक पैर, सिक्कों पर पहाड़ों को चिन्हित किया गया। लोक कला, यक्षी की मूर्तियाँ जो मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग और सुरपा तक पाई जाती है कि अपनी निजी शैली है। यह महाकाय मूर्तियाँ खुले आकाश में स्थापित की जाती थी। बेस नगर में एक महिला आकृति भी पाई गई है। उसका चेहरा गोल है, शरीर स्वस्थ और होठों पर मुस्कान है। मेढ़े फटे हुए हैं, हाथों में चूड़ियाँ, आंखों में तेज। कुल मिलाकर यह समग्र रूप से स्त्रीन मुद्रा का शानदार लुक है। टेराकोटा की वस्तुएं बुलंदी बाग, पाटलिपुत्र, कुम्हरार, बसार और बक्सर में पाई गई है। एक हाथ में डमरू लेकर बुलंदी बाग में से एक नारी की आकृति मिली है। इसके साथ ही यह मुस्कुराता हुआ बाल के सिर का हिस्सा पाया गया। उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW मौर्य काल की मुख्य मिट्टी के बर्तन थे। ये बारीक बलुआ जलोढ़ मिट्टी से बने थे और काफ़ी चमकीले थे। मुख्य रूप से गंगा घाटी के क्षेत्र में पाए जाते थे। बौद्ध धर्म के साथ संबंध, कई बौद्ध स्थापत्यों जैसे कि सांची, भरूच, सारनाथ स्तूपों के अलावा अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण मौर्य राजाओं द्वारा किया गया था। भिक्षुओं के विश्राम स्थल विहार के रूप में बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियों में कई रॉक कट गुफाओं का निर्माण भी कराया गया था। दूसरा, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध नीतियों, उनके आदर्शों का प्रचार प्रसार भारत के बाहर भी कई देशों में करवाया। तीसरा, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि एवं जियो और जीने दो जैसे जन कल्याणकारी आदर्शों को अपने राज धर्म में शामिल किया। निष्कर्षतः उपरोक्त विश्लेषणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य भवन निर्माण कला में काफी समृद्धशाली रही और बौद्ध धर्म से उनका अन्योन्याश्रय संबंध रहा। थैंक यू। अब ये इस क्वेश्चन को आप देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।